हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैज़। आज जो हम बात करने वाले हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में है। पिछली वीडियो में हम स्ट्रेस के बारे में बात कर चुके हैं। स्ट्रेस कितने टाइप की होती है, उसमें से एक टाइप है जो नॉर्मल स्ट्रेस है। अब नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं, लोड के कारण उनका नाम कैसे चेंज होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले टाइप की ओर। जो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आता है वो आता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस। और डायरेक्ट स्ट्रेस जो है हमारा, हम कोई एक कंपोनेंट ले लेते हैं। ये हमारा एक कंपोनेंट है। डायरेक्ट स्ट्रेस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके ऊपर हमने ऐसे लोड अप्लाई किया, ये पी लोड है हमारा, और ये एक कंपोनेंट है, इसके ऊपर हमने ऐसे दोनों साइड में एक लोड अप्लाई किया। ये एकदम डायरेक्ट लोड है, इसका कोई वो हमने कोई कंपोनेंट लिया और डायरेक्टली कोई लोड लगा दिया, यानी कि उसे सीधी तरह से ये एक रोड है और इसे हमने एकदम ऐसे यूँ खींच दिया दोनों साइड से, तो यह है एक डायरेक्ट स्ट्रेस। इसी को डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर हम इसे यहाँ से काट करके देखें तो यहाँ से जो ये पिछली वीडियो में मैं भी समझा चुका हूँ, तो यहाँ जो स्ट्रेस होगी वो ऐसे लग रही होगी, जो इसके परपेंडिकुलर काम कर रही होगी। इसी को डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। और इसे लिख सकते हैं यहाँ, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये परपेंडिकुलर काम कर रही है, परपेंडिकुलर नेचर की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही जब हमने कोई एक डायरेक्ट लोड अप्लाई किया और तो उसके कारण जो स्ट्रेस हुई उसे डायरेक्ट स्ट्रेस बोल दिया, और इसका नेचर जो है लोड का वो एक परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए इसे हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। और नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारा, डायरेक्ट स्ट्रेस जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इसे डायरेक्ट बना देते हैं। इस स्ट्रेस डायरेक्ट यानी सिग्मा डायरेक्ट हुआ P अपॉन एरिया, और ये जो P अपॉन एरिया है ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। ये कैसे P अपॉन एरिया निकल के आया है स्ट्रेस में मैंने पूरा समझाया हुआ है। तो ये हुआ डायरेक्ट स्ट्रेस की बात। देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर एक टाइप तो ये हुआ डायरेक्ट स्ट्रेस। अब हम दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरे टाइप में हम एक बीम लेते हैं, ये एक बीम हुआ ऐसे, और इसे यहाँ से हमने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद ये इसकी एक्सिस हुई, तो इस पर हमने ये कैंटिलीवर बीम बना। यानी कैंटिलीवर बीम ऐसा होता है, एक तरफ से तो फ्री होता है वो और एक तरफ से फिक्स होता है। तो ये एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से फ्री है। तो यहाँ हमने एक मोमेंट लगाया, बेंडिंग मोमेंट M, इसे बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे। ये M जब हमने किसी इस बॉडी के ऊपर लगाया तो इस बॉडी के अंदर क्या होगा, ये बॉडी मान लीजिए ये ऐसे है, ये कैंटिलीवर बीम है और हमने यहाँ एक मोमेंट लगाया इसके ऊपर, तो ये मोमेंट क्या करेगा, इस बॉडी को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसके फाइबर हैं, ये जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर कुछ फाइबर हैं, कुछ फाइबर एक्सिस के नीचे हैं। तो ये ऊपर वाले जो फाइबर हैं, ये ऊपर वाले फाइबर में एक तनाव होगा, ऐसे एक खिंचाव होगा। जैसे ये मेरा हाथ है, अब यहाँ अगर हम इसे यहाँ से रोटेट करना यहाँ से घुमाने लगे तो यहाँ से हमारा खिंचाव होगा और यहाँ से एक ऐसे बंद होने लगेगा, यहाँ से कंप्रेशन होगा, यहाँ से दबने लगेगा और यहाँ से खिंचाव होने लगेगा। चलो देखते हैं, यहाँ ऐसे ये ऐसे घूमने लगेगी बॉडी हमारी, ये इसकी एक्सिस हुई, एक्सिस भी ऐसे घूम जाएगी और ये यहाँ फिक्स है। तो यहाँ तो हमारा मोमेंट लगा हुआ है ये, और ये ऐसे ये लगा हुआ है। तो यहाँ जब ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, यहाँ से ऐसे हुआ और यहाँ से ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो इसके अंदर यहाँ जो है, यहाँ होगी टेंशन, यहाँ टेंशन होगी, और इसके अंदर जो है यहाँ होगी कंप्रेशन।
यहाँ होगी कंप्रेशन। और इसके बाद अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यहाँ हमने क्या लिखा था, यहाँ लिखा था हमने सिग्मा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेस थी। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे हम। और यहाँ जो है जब ये यहाँ से ऐसे बेंड करेगा, यानी हमने इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगाया, तो अब यहाँ डायरेक्ट लोड लगाया तो यहाँ डायरेक्ट नाम हुआ इसका डायरेक्ट स्ट्रेस। अब यहाँ हमने बेंडिंग मोमेंट लगाया तो यहाँ इसका जो नाम होगा वो बन जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ इस लोड के कारण जैसे ही लोड चेंज हुआ, जो सा हमने लोड लगाया ऐसे ही इसका नाम चेंज हुआ, लेकिन नेचर इसका वही रहेगा। नेचर इसका कैसा है, परपेंडिकुलर। कैसे, ये मान लीजिए इसकी एक सरफेस है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है। तो इसके ऊपर कैसे, जब हम यहाँ लोड लगाएंगे तो ये ऐसे घुमाएगा तो यहाँ ऐसे लोड लगेगा, और यहाँ ऐसे लोड लगेगा तो यहाँ ये ऐसे होगा और ये ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। तो ये जो है, ये इसका जो नेचर है वो परपेंडिकुलर बना हुआ है अभी, इसीलिए ये नॉर्मल स्ट्रेस है। यहाँ परपेंडिकुलर बना हुआ है, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ भी परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है। और अगर अब हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यहाँ हमने लिखा था सिग्मा डायरेक्ट, तो यहाँ सिग्मा बेंडिंग हुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल, तो यहाँ जो होगा ये होगा m/i इंटू वाई। ये कैसे निकल के आता है, कैसे आया है, इसका पूरा डेरिवेशन मैं अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में करवाऊंगा आप सबको। अभी हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे। अब देखते हैं एक अगला स्टेप जो है, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस हुआ, दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस हुआ, अब तीसरा देख लेते हैं। देखिए एक कोई सिलेंडर लेते हैं हम, सिलेंडर होता है ऐसे, ये एक गोल सिलेंडर है, ये सिलेंडर हुआ, और इसकी ये थिकनेस है, ऐसे क्रॉस सेक्शन है इसका। इसका मतलब तो आप जानते होंगे, यहाँ बीच में से खाली है ये, तो इसके अंदर एक हमने जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर हमेशा एक प्रेशर लगता है, प्रेशर ऐसे, जब इसके अंदर हम कोई प्रेशर लगाते हैं ऐसे, ये इसके अंदर प्रेशर हुआ, इसे P से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ जो है इस सरफेस के ऊपर जो ये प्रेशर है ये भी परपेंडिकुलर काम करेगा इस सरफेस के ऊपर। जैसे कोई सिलेंडर है ऐसे गोल, तो उसके अंदर हमने कोई गैस है या कोई और चीज़ है हमने उसके अंदर डाली, तो उसका जो प्रेशर है उसकी सरफेस पे, उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो ये चारों तरफ सरफेस है उसके ऊपर ऐसे चारों तरफ को फोर्स लगाएगा ऐसे, तो ये भी परपेंडिकुलर काम करता है। तो इसका नाम हो जाता है हूप स्ट्रेस। इसका नाम हुआ हूप स्ट्रेस। अगर इसे हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसे हम लिखेंगे स्ट्रेस, ये तो पहले से जानते हैं सिग्मा है, और यहाँ अब यहाँ था डायरेक्ट तो हमने लिखा सिग्मा डायरेक्ट, और यहाँ था बेंडिंग तो हमने लिखा सिग्मा बेंडिंग, और यहाँ है हूप स्ट्रेस तो यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा हूप। ये सिग्मा एच लिख दिया, और सिग्मा एच लिखने के बाद यहाँ जो हम लिखेंगे ये लिखेंगे P/2T। P इज़ प्रेशर, D इज़ डाया, T इज़ थिकनेस। जो इसकी ये थिन सिलेंडर है इसकी जो थिकनेस है उसे हम T से डिनोट करते हैं। ये जो इसकी थिकनेस हुई इसे हम T से डिनोट करते हैं, और इसका जो डाया है ये, इसे हम D से डिनोट करेंगे, और जो प्रेशर है वो ये है प्रेशर,
तो ये फॉर्मूला कैसे आया, जब हम हुक स्ट्रेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तब हम जानेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया डिटेल में, आगे चल के बताऊंगा मैं। चलिए, ये थे नॉर्मल स्ट्रेस के कुछ स्टेप। डायरेक्ट स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है, हुक स्ट्रेस है। देखिए, अब जानते हैं हम शेयर स्ट्रेस के बारे में। शेयर स्ट्रेस क्या है? अब हम शेयर स्ट्रेस के अंदर, जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे थे कि नॉर्मल स्ट्रेस में किसी के सरफेस के ऊपर एकदम डायरेक्ट हमने नॉर्मल स्ट्रेस लगा दिया, तो ऐसे ही हम यहाँ एक ब्लॉक ले लेते हैं, ये ऐसे, ये एक ब्लॉक है कोई, और यहाँ से हमने इसे फिक्स कर दिया। अब हमने उसमें नॉर्मल स्ट्रेस में एकदम डायरेक्ट, जैसे ये था तो यहाँ हमने इसमें फोर्स लगाया था, लेकिन यहाँ कैसे, हम इस सरफेस के ऊपर, यानी इसका जो एक ये क्रॉस सेक्शन है, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे। यानी किसी भी सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है एक, तो इसके पैरेलल हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, इसके पैरेलल जो काम करेगा इस सरफेस के ऊपर, तो ऐसे ही इस सरफेस के ऊपर ये पैरेलल काम करेगा। इसे हम 2D में बना के देख लेते हैं। अगर हम इसे 2D में बनाएं तो यहाँ से फिक्स है और यहाँ से ये सरफेस ऐसे है, और इसके ऊपर ये जो फोर्स है ये ऐसे अप्लाई हुआ। यानी ये जो सरफेस है इसका एरिया ए है, तो यहाँ भी एरिया ए हुआ, और ये इस सरफेस के ऊपर ऐसे पैरेलल काम करेगा। यानी एकदम डायरेक्ट तो है, डायरेक्ट लगा हुआ है, और लेकिन ये कैसे काम कर रहा है, पैरेलल। और शेयर स्ट्रेस के अंदर पैरेलल काम करेगा, ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है ये ऐसे पैरेलल जब काम करेगा तो इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम, ये इसका नाम भी यही है, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस हुआ इसका नाम। और इसे मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे तो इसे शेयर स्ट्रेस को टो से डिनोट किया जाता है, तो इसे लिखेंगे हम टो डायरेक्ट और P अपॉन एरिया। यानी ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया P अपॉन एरिया, ये आता कैसे है ये भी मैं पीछे समझा चुका हूँ। तो एक तो ये हुआ शेयर स्ट्रेस के अंदर डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। अब दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। जो दूसरा टाइप है हमारा, कोई एक शाफ्ट लेते हैं, ये एक शाफ्ट है और ये इसका क्रॉस सेक्शन हुआ, और इसके ऊपर हमने एक ऐसे ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया, यानी इसे ट्विस्ट कर दिया हमने ऐसे। ये एक कोई शाफ्ट है ऐसे, और यहाँ हमने इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया, इसे ऐसे रोटेट करने की कोशिश करी। अब की बार उसमें क्या था, उसमें ऐसे घूम रहा था, ये इसे ऐसे रोटेट कर रहा है, लेकिन अब के हम इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रहे, इसे ऐसे रोटेट करा रहे, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हमने इसमें ऐसे रोटेट लगाया, इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट, इसे टी से डिनोट किया जाता है। तो इसकी जो फाइबर है ये कैसे काम करता है, ये मान लीजिए ये एक इसका क्रॉस सेक्शन है ये, और ये इसका एक्सिस है। तो ये जो काम करता है ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे ऐसे काम करता है। ये ऐसे काम करेगा, देखो ये ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन के ऐसे पैरेलल काम कर रहा है। ये क्रॉस सेक्शन के ऐसे परपेंडिकुलर काम नहीं कर रहा, परपेंडिकुलर काम करता तो ये ऐसे काम करता, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन के ऐसे काम कर रहा है पैरेलल। यानी इस क्रॉस सेक्शन को ही ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे है तो इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्रॉस सेक्शन को, तो इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। तो इसे जो हम बोल लेंगे, इसका जो नाम हो जाएगा, इसे बोल देंगे हम टॉर्शनल
शेयर स्ट्रेस। टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस। और इसे अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो आप मैथमेटिकली जब हम इसे लिखेंगे तो टो इज़ इक्वल जो होता है वो होता है T/J इंटू आर के। और ये जो कहाँ से आया, कहाँ से निकल के आया, ये भी हम आगे डिटेल में जानेंगे ये कैसे निकल कर आता है। तो यही है शेयर स्ट्रेस के अंदर यही दो टाइप थे, एक डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है और एक टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस है। हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे बस। और उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।